देखिए, राहुल द्रविड़ के बूट्स फिल अगर कोई कर सकते थे तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 लोग कर सकते थे। अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर। अब कुंबले एक बार कोच बन चुके हैं तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होंगे नहीं। गौतम गंभीर का सिलेक्शन मेरे ख्याल से बहुत शानदार सिलेक्शन है। गौतम गंभीर एक प्रूवन मैच विनर है, बिग मैच विनर है। 2007 का T20 का वर्ल्ड कप फाइनल में वो मैच विनर थे, उन्होंने जो इनिंग्स खेली थी। 2011 के मैच में, अब ऑब्वियसली क्योंकि मैच फिनिश धोनी ने किया था और वो 6 मारा था, इसके लिए क्रेडिट धोनी को मिल गया, लेकिन हैंड ऑन हार्ट जिन्होंने वो मैच देखा और जो थोड़ा क्रिकेट की समझ रखते हैं उनको पता है कि जो जब ज़रूरत थी उस समय सबसे अच्छी इनिंग्स गंभीर ने खेली थी। वो और एकदम अनसेल्फिश प्लेयर थे, कभी 90s में ये नहीं कि पहले अपना 100 बना लो, वो आउट भी उसी तरीके से हुए थे। तो और उसके बाद केकेआर के लिए जब वो कैप्टन बन के गए थे, और वो शाहरुख खान ने बहुत सही पहचाना था उनको उस समय, उस समय के हाईएस्ट पेड प्लेयर बने थे वो। उन्होंने केकेआर को एज अ प्लेयर पहले आईपीएल जिताया, उसके बाद एज अ कोच आईपीएल जिताया। तो मेरे ख्याल से एक प्रूवन मैच विनर। हाँ, बहुत लोग ये कहेंगे कि शायद वो थोड़े से एक टफ टास्क मास्टर हैं और वो अब टीम के साथ एग्रेसिव दिखते हैं। हाँ, थोड़े एग्रेसिव। अब वो टीम के साथ जेल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो करेगा। और आई थिंक वैसे भी हमारी टीम थोड़ा सा ट्रांजिशन से जाने की ज़रूरत है, और मेरा ये मानना है और मैं ये होप करूँगा कि उनकी लीडरशिप में हम टेस्ट चैंपियनशिप जीतें, और हम क्योंकि वो 2027 के वर्ल्ड कप तक कोच हैं और 2027 का वर्ल्ड कप भी वो जीतें, ताकि जो हमारी कैबिनेट में जो मिसिंग ट्रॉफीज़ हैं वो ऐड हों। तो इनके लिए गौतम गंभीर को ऑल द बेस्ट। चलिए, क्योंकि क्रिकेट हमारा लव है, इसके लिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है, मार्केट और क्रिकेट। अब लेकिन आते हैं हमारे ब्रेड एंड बटर पर, मार्केट पर। अच्छा आशीष, कल मुझसे एक गलती हो गई थी बहुत बड़ी। कल मैंने जो एक वो रील बनाई थी उसमें मैंने जब 40,000 करोड़ को $500 बिलियन बोल दिया, जबकि वो $5 बिलियन होता है। मुझसे समझ में नहीं आया कि ऐसी गलती क्यों हो गई मुझसे, लेकिन मैं बहुत लोगों ने पूछा था कि ये मार्केट गिरता क्यों नहीं है। आज मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मार्केट गिरता क्यों नहीं है, ये मार्केट गिरता क्यों नहीं Okay, भाई। okay. मार्केट देखो ना, पिछले कितने दिन हो गए ये मार्केट गिरता ही क्यों नहीं, गिरता नहीं है। वो एक ऐड था ना कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, बोले टूटेगी कैसे, वो सीमेंट से बनी। अब गिरेगी कैसे ये मार्केट। रिटेल ने इस मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड पकड़ लिया है, और ये बड़ा ट्रेंड रिटेल ने 2020 के बाद से पकड़ा हुआ है। बीच बीच में 5-6% की करेक्शन मैक्सिमम हुई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहां से बड़ा ट्रेंड पकड़ा हुआ है। और जून का जो महीना था ना, केस स्टडी था। जून का महीना केस स्टडी था। मैं बार बार बोलूंगा लोगों को, अगर आपको इस वाली बुल मार्केट में एक महीना रिविजिट करना है तो वो होगा जून 2024 का। 3 जून का वो दिन याद करिए जिसमें निफ्टी जिस तरीके से गिरा था, 21,000 समथिंग तक आ गया था, और उस दिन एफआईआईज ने 21,000 करोड़ झोंके थे। एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी बाइंग की थी वो 3 जून को, जब मार्केट जिस तरीके से ऑन द मूव गिरा था रिटेल ने। उसमें एचएनआई भी आता है, मैं मानता हूं, लेकिन रिटेल प्लस एचएनआई, और उससे एक दिन पहले उन्होंने उल्टा बल्कि प्रॉफिट बुकिंग की थी। ठीक है, जून में एक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 40,573 करोड़ का निवेश आया। 21,000 करोड़ की हमने एसआईपी देखी है। और ये तो म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात है, प्लस डीआईएस जो एलआईसी वगैरह है, ईपीएफओ को जो थोड़ा पैसा आ रहा है वो अलग है। तो इस तरीके का पैसा हमारी मार्केट में आ रहा है। रिदम देसाई ने एक बात कही थी, आई थिंक ये उन्होंने 2015 में बात कही थी कि हम बहुत क्लोज हैं, जो यूएसए में 401k मोमेंट था। 401k मोमेंट क्या था, जो उनका पेंशन फंड होता जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा था, उसके बाद वहाँ पे एक बम्पर वन वे रैली हुई थी। और अब हमारी मार्केट एग्जैक्टली डेवलप्ड मार्केट्स की तरह बिहेव कर रही है। डेवलप्ड मार्केट्स में क्या होता है, करेक्शन जो होती हैं वो बहुत शैलो होती हैं। 20% की करेक्शन में वहाँ पे बेयर मार्केट बोल देते हैं। हमारे यहाँ पे तो मार्केट 20-20, 30 से 40% गिर जाता था, और तब भी बेयर मार्केट नहीं बोलते थे हम उसको। अब हमारी मार्केट इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि लोअर लेवल पर सपोर्ट आता है मार्केट को। और एक और चीज़ है, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से चल रही है। देखिए, कोई भी मार्केट चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए, लेकिन मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ है। ये निफ्टी आज भी फॉरवर्ड अर्निंग्स पर, उस दिन मेरी गौतम दुगर से बात हो रही थी, आज भी फॉरवर्ड अर्निंग्स पर 2 साल के पहले जो थी उससे सस्ता है। अभी भी मार्केट में कोई बबल फॉर्मेशन नहीं है इंडेक्स लेवल पर। अभी भी हम 18-19 टाइम के करीब ट्रेड कर रहे हैं। और इस सबका एक क्या निचोड़ निकला है कि अब हम एफआईएस के मोड पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको याद होगा एक टाइम था, एक कोई न्यूज़ तो आया था कि मॉरिशस ट्रीटी रिवाइव हो रही है, मार्केट 5% गिर जाता था।
हाँ। अभी मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता है, वो पी नोट वगैरह कुछ होता है, उससे मार्केट कभी उसको इग्नोर कर देता है। और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, इवेंचुअली एफआईआईज भी आएंगे यहाँ पर, आना ही पड़ेगा। जैसे वो बॉन्ड मार्केट में इंक्लूजन हो रहा है, ऐसे ही ये जब इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस, इस तरीके के मोमेंटम होंगे, उनको भी आना होगा। और हमारी जो सबसे बड़ी इस स्टॉक मार्केट की ताकत है ना अगले 10-15 साल के लिए, वो है 2D, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफी। हमारी डेमोक्रेसी हमने सबने देखी है, डेमोग्राफी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उसका एक एग्जांपल दूं, मेरे जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, हाँ। उसमें 80 to 85% जो लोग हैं वो 18 से लेके 32 साल की उम्र के हैं। वो पूरा दिखता है उसमें, ब्रेकअप आता है उसमें। तो वो इस तरीके के लोग हमारे अब इस मार्केट में आ रहे हैं। ये जो मार्केट है, ये मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि हम इतिहास के सबसे बड़ी बुल मार्केट में हैं। इसमें आप सिर्फ ट्रेडिंग मनी बनाकर खुश मत होइए, इसमें वेल्थ बनाइए, वेल्थ। ये मार्केट वेल्थ कमाने वाला है। अगले 20 साल के हिसाब से सोचें, और ये चलिए 20 साल नहीं भी सोचना है, उससे कम भी सोचना है। ये सोचिए कितना पैसा बनेगा अगर निफ्टी 1.5 से 2 लाख के बीच में होगा, और उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या कि अगर आप 18,000 पर लें या 24,000 पर लें। उस हिसाब से सोचें इस मार्केट को और वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करें। ये वेल्थ क्रिएशन वाली मार्केट है। बहुत बढ़िया, वेल्थ बन रही है, उसी पे फोकस कंटिन्यू करिए, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करिए, रहिए अच्छे क्वालिटी बढ़िया ज़बरदस्त कंपनीज में इन्वेस्टेड है। खैर आप ये सब कर ही रहे हैं। चलिए अब जरा आज के संकेतों की तरफ बढ़ा जाए। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट, और कल सुबह भी जिस तरह की तस्वीर थी ऐसे ही गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था, वैसे ही आज सुबह से वो बिल्कुल कल के क्लोज के इर्द गिर्द ही खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, लाल और हरे के बीच में झूल रहा है। ऐसे ही मूड वैसे ग्लोब का है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे। खैर कुछ देर पहले चाइना के इन्फ्लेशन प्रिंट आया है तो उस पर रिएक्शन हो रहे होंगे कुछ फेरिफेरल मार्केट्स के उसके। अदरवाइज लाल हरे के बीच में पूरा एशिया है। और कल का जो यूएस का हैंडओवर था वो भी ऐसे ही लाल हरे के बीच में ही था। यूएस के बाजार भी इंट्राडे कुछ भी हुआ हो, क्लोजिंग सेशन की आपकी स्क्रीन पर है, वो भी लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास ही सिमट गए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इसी तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं, देखिए लाल हरे के बीच में सिमटे हुए से। तो कंसोलिडेशन इज द नेम ऑफ द गेम। इस समय यूएस के बाजार भी रिकॉर्ड हाइज पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम तो खैर कल बढ़िया दिन बना चुके हैं। पर कल शाम को कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे अपन जिसकी चर्चा कर रहे थे, पॉवेल की टेस्टिमनी, येलेन की कमेंट्स और वगैरह वगैरह, काफ़ी डेटा पॉइंट्स। नीचे से जान लिया जाए पहले तो पॉवेल साहब ने क्या कहा और मार्केट्स में इस तरह का सदा हुआ रिस्पांस क्यों इतने बड़े इवेंट्स के बीच में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और पॉवेल ने कहा कि जैसा आपका मूड आप वैसा मुझे समझ लीजिए। आप बहुत पॉजिटिव हैं तो अच्छा मान लीजिए, और आप नेगेटिव है तो बुरा मान लीजिए। उन्होंने कहा कि लास्ट 3 मंथ से जो इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है वो अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि रेट कट करूँ मैं, लेकिन अगर नहीं करूँगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों साइड के लोग खुश हो गए, तो इसलिए मार्केट वहीं खड़ा हुआ है, कहीं गया ही नहीं। 5 वो पॉइंट ऐसा और है ना, लेफ्ट जाओ, नहीं राइट की तरफ, राइट फिर बीच में सीधे ही बोल दिए कुछ। उन्होंने उनके स्टेटमेंट को ऐसे ही लोगों ने रीड किया, इसलिए मार्केट कहीं गया नहीं। 4-5 पॉइंट और ऊपर गया, इसलिए वो न्यू हाई हम लोग लिख देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत टेक्निकली देखेंगे तो डे हाई से थोड़ा नीचे आगे बंद हुआ है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से समझें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सितंबर ऑनवर्ड्स माहौल बनेगा कट का, क्योंकि वो ये लगातार ये भी साथ में जोड़ रहे हैं कि हमने जो कोशिश की है वो रंग ला रही है। तो अगर आप सितंबर में तो यहाँ से अभी कम से कम 2 तो इन्फ्लेशन डेटा आपको मिलेंगे, 2 जॉब डेटा मिलेंगे मंथली वाले। तो ये सब मिला के आपको वो माहौल बना सकते हैं जहाँ पे एक रेट कट हो सकता है। तो इसलिए मार्केट होल्ड कर रहा है, खुश है वो। और अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, वहाँ से कोई दिक्कत दिख नहीं रही। सबके प्रोजेक्शंस आए हैं कि 2% EPS हायर होगा लास्ट क्वार्टर से, तो इसलिए मार्केट और अपने को होल्ड करके बैठा हुआ है। क्रूड में कोई बहुत बड़ी हरकत हो नहीं रही है, बॉन्ड यील्ड लगभग उसी के आसपास स्टैटिक है। तो अब सारी नज़रें इसी तरफ बनी हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फेड की कमेंट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नतीजे होंगे जो इस फ्राइडे से शुरू हो रहे हैं। बैंकों से 3 बड़े दिग्गज बैंकों से शुरू हो रहे हैं, JP मॉर्गन से वेल्स फार्गो तक, और फिर अगले हफ्ते झड़ी लगेगी। और AI के नंबर्स को खास तौर पे ध्यान रखना टेक्नोलॉजी कंपनीज, क्योंकि उसी को लेकर के वार्निंग दी है विदेश में भी वार्निंग दी जा रही है, यहाँ नहीं भारत में, वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि करेक्शन आ सकता है, नतीजे शायद उतने अच्छे नहीं होंगे AI कंपनीज़ के। तो नतीजे मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि वो रियल हार्ड कोर नंबर होते हैं। तो मार्केट उसी का इंतजार कर रहा है। अगर नतीजे थोड़ा गड़बड़ाए तो थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और फेड की कमेंट्री को तो मैंने बताया कि जैसा मर्जी वैसा आप समझ लीजिए। लीजिए भाई, तो पॉवेल साहब ने चित भी मेरी पढ़ भी मेरी टाइप कमेंट्री दी है, लेकिन लॉजिकली शायद सितंबर के आसपास दरों में कटौती के सिलसिले की हो सकता है शुरुआत हो, पर क्योंकि कंफ्यूजिंग सिग्नल से फेड की तरफ से यूएस के मार्केट्स भी कंसोलिडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड हाइस के आसपास। हमारे अब ट्रेड कल का मूड अच्छा था, हम भी वैसे 3 दिन कंसोलिडेट करे, 3 दिन क्लोजिंग तो हमारी भी एकदम फ्लैट थी। उसके बाद कल शुरुआत हुई ठीक ठाक और उसके बाद दिन भर अच्छा एक्यूमुलेशन और दिन के हाइस पे जाके सेशन की समाप्ति। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, पहली बार 24,400 के ऊपर की क्लोज इंडियन इक्विटी ने डिलीवर करी है। ऐसे में समीकरण अब बैठ कैसे रहे, कल क्या हुआ, सेटअप कैसा लग रहा है, ये समझ लिया जाए। कैसा है आज का ट्रेड सेटअप हमारे लिए? सेटअप में बस दिक्कत एक है कि कल सारे इंस्ट्रूमेंट्स में बाइंग है, तो वो थोड़ा सा मामला टॉप पे कई बार अटकता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो सेटअप को पॉजिटिव लेंगे। DIIs ने बाइंग की है 1400 करोड़ की, FIs ने बाइंग की है 300 करोड़ की। देखिए FIs की सेलिंग ही बंद हो गई, यही अपने आप में काफ़ी है, और अब धीरे धीरे थोड़ी बाइंग भी स्टार्ट हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग है, करीब करीब 500 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत ज़बरदस्त बाइंग है, करीब करीब 1200 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ तो क्लियर है, प्रेफरेंस निफ्टी है। निफ्टी फ्यूचर्स में 700 करोड़ की बाइंग है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 200 करोड़ की सेलिंग है। और ये बात तो हम स्क्रीन बता रही है पिछले आई थिंक एक हफ्ते से कि निफ्टी बेटर प्लेस्ड है। जिस दिन बैंक निफ्टी चलेगा लेकिन उस दिन पूरा कैचअप भी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में यही होता है, एक ही दिन वो कैचअप करता है, लेकिन उस दिन का इंतजार करिए आप जिस दिन वो ट्रेंड दिखाई दे आपको। ट्रेंड देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स का, वापस 2 दिन की सेलिंग के बाद बाइंग आ गई, और कल फिर लॉन्ग जुड़ गए सिस्टम में। 10,500 लॉन्ग जुड़ गए सिस्टम में कल, और 1598 शॉर्ट भी जुड़े, लेकिन ओवरऑल अब जो नेट लॉन्ग है वापस 3,86,000 पर आ गया। 3,77,000 पर जो कल था, अब वो 3,86,000 पर आ गया। ये देखिए, ये ग्राफिकली एक्सप्लेन हो गया, और टेबल में भी एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। टेबल में भी आपको दिखाई देगा 3,78 से 3,92 गए, उसके बाद 2 दिन थोड़ा रिडक्शन हुआ, लेकिन अब वापस 3,86 पर आ गए हम। अच्छा, एक चीज़ है, हमने सीरीज़ के शुरू में कहा था कि इतनी FI की लॉन्ग एक्सपोजर है, अब तक ये ऐसा कोई ट्रेंड हमने देखा नहीं है, तो शायद नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रोज मार्केट चल रहा है उसके बावजूद। ये बहुत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतनी नेट लॉन्ग मार्केट भी चल रही है। अब ऑब्वियसली मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ओवरबॉट है, कोई ट्रिगर चाहिए होगा उसको। बस ये होप है कि कोई, इस मार्केट का इकलौता रिस्क ये है कि कहीं शाम को कोई बहुत बड़ी डोमेस्टिक नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो उसके लिए मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं है अगले दिन के लिए। बट वो रिस्क तो आपको स्टॉक मार्केट में लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर इंडिया विक्स भी कल थोड़ा सा बढ़ा 3.38%। पुट कॉल रेशो वापस थोड़ा बढ़ रहा है, अब 1.18 से हम 1.28 पर आ गए हैं। वो थोड़ा सा एक बस इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस पर ध्यान रखें। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में भी काफ़ी स्टॉक्स ऐड होने शुरू हो गए हैं, तो बलरामपुर चीनी और IEX, ये 2 स्टॉक्स हैं जो कल बैन में ऐड हुए हैं, लेकिन एक बाहर भी आया हिंदुस्तान कॉपर, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट 2 ऐड हुए तो एक बाहर आया। और बाकी जो एक लंबी लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जो ऑलरेडी 7-8 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं। सेटअप ओवरबॉट है, लेकिन पूरी सीरीज़ में सेटअप ओवरबॉट रहा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सेटअप ओवरबॉट है, लेकिन ऐसे ही चले जा रहा है। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे मार्केट्स हैं, रोज जड़ रहे हैं, कूल ऑफ होते हैं, यानी कि साइडवेज जाते हैं, उसके बाद फिर तेजी का सिलसिला रिज्यूम कर जाता है। अब चलिए आज के अप्रोच पे फिर चला जाए। ये जो कल मूव्स आए, नए रिकॉर्ड हाइज जड़े हैं हमने, थोड़ा सा ग्लोबल कंसोलिडेशन का मूड, थोड़ा सा हैंडओवर डेटा पॉइंट थोड़े से स्ट्रेच्ड। ऐसे में फिर निफ्टी के लिए रणनीति क्या होगी, ट्रेड कैसे लेना है? देखिए, लॉन्ग रहना है और कोशिश करनी है लॉन्ग जोड़ने की। पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी। मेरा ये मानना है कि कल की एक्सपायरी तक निफ्टी एक बार इन लेवल्स को टेस्ट करेगा, 24,530 से 24,551। 24,400 24,500 के जो कॉल राइटर्स हैं उनके हिसाब से तो पहली रेजिस्टेंस आपकी 24,530 से पहले वाली प्लेट वापस लेकर आइए, 24,530 से 24,551। बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको उसके बाद 24,770 से 24,940। कल की रैली के बाद वो मंथली कॉल राइटर जो है वो शिफ्ट हुआ है, 24,500 से ऊपर आया, 24,700 से 25,000 तक आया मंथली कॉल राइटर। उसके हिसाब से 24,740 से 24,940। ये मेरा मानना है कि हो सकता है कि पोस्ट बजट शायद इसमें मूव दिखाई दे, क्योंकि
मंथली एक्सपायरी हो चुकी होगी बजट के 2 दिन बाद। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 24,300 से 24,340 वीकली ऑप्शन का जोन है। और कल का लो है, शुक्रवार का लो क्यों लिख दिया यहाँ पर, कल का लो था ये वीकली ऑप्शन जोन, और कल का लो, इसको चेंज कर दीजिएगा अगली बार के लिए। और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,150 से 24,200 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन जो है। देखिए, अगर तो हम यहीं खुल रहे हैं और अगर तो आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं तो यहीं बाय कर लें, क्योंकि कल के मूव के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट है वो। तो फ्लैट खुलें तो बाय कर लें, या फिर आप जोन का वेट करें 24,360 से 24,400 का, वो आपके लिए एक एड जोन होगा। और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाएं 24,331 का। देखिए, अगर आप चाहें तो उसको 15-16 पॉइंट एडजस्ट कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट पिछले डे का लो ब्रेक करता है, स्टॉप लॉसेस खाता है सबके, उसके बाद वापस रैली करता है, तो ये भी पॉसिबल होता है। लेकिन क्योंकि मैंने 24,331 रखा है, इसके लिए मैं अभी उसको मेंटेन रखता हूँ। 24,331 जब तक इंटैक्ट है तब तक शॉर्ट के बारे में सोचना भी नहीं है आपको। शॉर्टिंग के बारे में तभी सोचना है, ये लाइन गलत लिखी है, 24 शॉर्ट के बारे में सोचेंगे अगर 24,331 के नीचे फिसलेंगे हम तब, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गई निफ्टी की अप्रोच, लेकिन मेन अप्रोच जो है वो बेसिकली बाय ऑन डिप्स ही है। बाय ऑन डिप्स, खरीदारी करने का ही मन बनाना है। टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का कंटिन्यू हो रहा है और वो टेक्सचर डेली रिवॉर्ड भी कर रहा है। कहां एंट्री पानी है, वो सारे डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के नजर आएंगे। आज है वेडनेसडे, निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, और निफ्टी बैंक वो पॉकेट से अभी अपन दूर बैठे हुए हैं। कंसर्न्स वे कर रही थी, एचडीएफसी बैंक पे हमने ब्यूटीफुली एग्जिट लिए थे, उसके बाद से कंसर्न्स माउंट हुए। निफ्टी बैंक अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है एक्चुअली। ऐसे में निफ्टी बैंक आज एक्सपायरी के दिन कैसी पोजीशनिंग, क्या रणनीति, क्या अप्रोच रखेंगे? निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है आज, और कल निफ्टी बैंक ने एक हल्का सा मिनी छोटू सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन कन्विंसिंग नहीं था वो अभी भी आशीष। देखिए, अनट्रेडेबल है इंडेक्स, बिल्कुल ट्रेड करना नामुमकिन है। और कल जो हमने रेंज मेंशन करी थी, एग्जैक्टली उस रेंज में घुमा था बैंक निफ्टी। आज और छोटी रेंज है और उसको क्रंच कर रहे हैं। पहले तो आज के ऑप्शंस के हिसाब से 52,270 से 52,684, ये कल के जो आज की जो ऑप्शंस एक्सपायर हो रहे हैं उसकी रेंज है ये। और थोड़ी सी बड़ी रेंज है 52,000 से लेकर 53,000 की। हम 52,550 पर हैं, तो ऑलमोस्ट इन बिटवीन। देखिए, बैंक निफ्टी में मेरी अप्रोच ये रहेगी कि कोई प्री मेडिटेटेड ट्रेड लेकर ना जाएं। स्क्रीन अगर आपको दिखाए कि ट्रेड बन रही है कॉल या पुट के थ्रू, तो बिंदास ट्रेड लें, लेकिन सोच के नहीं जाएं कि मैं आज इस लेवल पे बाय करूंगा, इस लेवल पे सेल करूंगा। हाँ, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं और लेवल बेस्ड ट्रेडर हैं तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, लेकिन ये लेवल सिर्फ रेफरेंस के लिए। इनको एज ये मत समझिए कि बस ये जोन आ गया तो बाय करना है, ये जोन आ गया तो सेल करना है। बाय जोन है एक 52,300 से 52,400 का, एक स्टॉप लॉस 52,250 का रहेगा यहाँ पर, और सेल जोन है 52,650 से 52,750 का, और एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 52,900 का। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ क्योंकि कंपल्सिव ट्रेडर जिनको लेवल्स बेस करनी ट्रेड है उनके लिए। अदरवाइज बेटर अप्रोच रहेगी आप आप इंडेक्स को देखें कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, और उसके बाद ट्रेड लें। देखें मार्केट्स ओपनिंग के बाद टाइम पे होंगे भी समझने के लिए कि समीकरण बैठ कैसे रहे, उसके बाद डिसाइड करेंगे अगर स्क्रीन पे दिख रहा है कोई बढ़िया सा निफ्टी बैंक का आज का ट्रेड। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और निफ्टी की स्ट्रैटेजी हो चुकी है। सीएनबी सेवाज के मॉर्निंग पैनल से भी रूबरू कराऊंगा कुछ ही देर बाद। जो जुड़